थर्मल स्थिति होती है अगर कंस्ट्रेन कर दें हम, बढ़ने ना दें उसके लेंथ को, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो थर्मल स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है रेत और मिट्टी का। अगर तुम मिट्टी में एक गमले में मिट्टी भर के रख दो और एक गमले में रेत भर के रख दो रात के टाइम, तो ज़्यादा जल्दी ठंडा रेत हो जाती है ना, ये बात अपनी हुई थी। और लकड़ी को टच कर रहे हो, इसको टच कर रहे हो तो लोहा ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर तो सेम ही है। इनफैक्ट अगर तुम किसी दिन गर्मी के दिन में आओगे, यहाँ पर धूप हो जाए मान लो सपोज, तो लोहा ज़्यादा गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लकड़ी। तो ऐसा क्या है जो ठंडा भी उसको ज़्यादा कर रहा है और गर्म भी उसको ज़्यादा कर रहा है जब हीट मिल रही है? तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक हीट का, ये समझना है हमें। स्पेसिफिक हीट तो एक क्वांटिटी होती है, ब्रॉड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ हीट कैपेसिटी, कि किसी को हीट स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो जैसे ये हीट को रोक, हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, एक स्टील और एक वुड। ठीक है, क्लियर सी बात है, इसका टेम्परेचर कम है अभी, मतलब आज के डेट में अभी इस एम्बिएंट टेम्परेचर पे बात करें तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ठंडा महसूस हो रहा है? क्योंकि ये हीट को रोक नहीं पा रहा है, रिलीज़ कर दे रहा है ये, बट ये बांध के रखा हुआ है हीट को, टेम्परेचर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? तो हीट कैपेसिटी मतलब कि टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज ना करे हीट की वजह से, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है। इसके पास कम कैपेसिटी है इसलिए हीट उड़ गई, मतलब ऐसे मान सकते हैं, और वो ठंडा हो गया। ठीक है, और हीट स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है ये, दिस इज़ हीट कैपेसिटी। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब यही स्टील का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब इसने हीट को दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने से भी रोक लिया, तो इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। इट्स नॉट स्टोरिंग कैपेसिटी, नॉट रिलीजिंग कैपेसिटी, बट सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, कि वो ना तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने दे रहा है अपना, ना कम होने दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? और इतना नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखो कि रेत की हीट कैपेसिटी कम है मिट्टी की हीट कैपेसिटी से। ठीक है, यहाँ पे किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? अगर वुड और स्टील में कंपेयर करें तो इस जल्दी ठंडा गर्म होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी ठंडा गर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ लिया तुमने, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अब ये वाली चीज़ सिलेबस में नहीं थी? तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इससे रिलेटेड हमें मतलब कैसे इसको क्वांटिफाई कैसे करें, हाउ टू क्वांटिफाई दिस। ठीक है, कि कितनी हीट रिलीज़ हुई, तो हमें एक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये वर्ड हमारे सामने आएगा एंड इसको स्मॉल एस बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट गिवन, हीट को जनरली डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट गिवन पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इट इज़ डिफाइंड एज दिस। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि यहाँ से अगर हमें हीट कितनी रिलीज़ हुई, अच्छा ये डेल्टा क्यों लिख रहे हैं फॉर्मूले में, क्योंकि कभी हीट जा भी सकती है कभी आ भी सकती है, इट मे नॉट बी इंक्रीज मे नॉट डिक्रीज, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ये, तो इसलिए उसको डेल्टा क्यू लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर m डेल्टा टी इंटू एस। तो ये डेल्टा टी क्यों लिख रहे हैं अगेन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, दिस इज़ व्हाट
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक इसलिए बोला इसने, ये बात कोई काम की नहीं है बट तुमने पूछा है तो स्पेसिफिक इसलिए बोला इसने क्योंकि ये पर यूनिट मास से डिवाइडेड है। कोई भी क्वांटिटी जैसे सिंपली अगर हीट कैपेसिटी बोला जाए, सिंपली हीट कैपेसिटी बोला जाए तो पर यूनिट मास वो एक मटेरियल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक हीट बोल दिया जाए तो वो एक मटेरियल क्वांटिटी है। मतलब कितना ही अमाउंट ले लो, 10 किलो पानी ले लो, चाहे 5 किलो पानी ले लो या 50 किलो पानी ले लो, उसका एस की वैल्यू सेम रहेगी। बट हीट कैपेसिटी लेट्स से कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, तो दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि अमाउंट कितना उसका। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रहेंगे उतना तुम्हें कन्फ्यूजन रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, बट हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज हीट पर यूनिट टेम्परेचर, दैट्स इट। तो इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको स्पेसिफिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको मास से डिवाइड कर दिया। इसको जब मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये स्पेसिफिक कहलाता है। दिस इज डेल्टा एस, दिस इज स्मॉल एस। ठीक है, तो ये सब हटाओ, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का। एक फॉर्मूला याद रखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में हल्का फुल्का इधर समझ में नहीं आया हीट कैपेसिटी दिया है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या होंगे, स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स, ये जूल पर यूनिट केजी पर यूनिट केल्विन पर केजी। तो अगर उसने कुछ ऐसे लिख के दिया हुआ है 0.8 जूल पर केल्विन पर केजी तो समझ जाओ स्पेसिफिक हीट है, लेकिन उसने जस्ट जूल पर केल्विन दे दिया मतलब हीट कैपेसिटी है। मास ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे दिया उसने उसमें, तो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी खेल सकते हैं हम अगर यूनिट्स दी हुई हो तो क्वेश्चन के थ्रू। अभी बस इतना याद रखो, बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैन बी जस्ट रिमेंबर्ड एज कि हीट कैपेसिटी उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितनी है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे? गैसेस में, ऐसे तुमसे पूछ रहा हूँ, सोच के बताओ। गैसेस में करेंगे या सॉलिड्स में करेंगे? ये फॉर्मूला यूज़। तो मास दिया हुआ है, जनरली हम मास में नहीं मोल्स में तौलते हैं उनको, गैसेस को। तो ये सॉलिड्स के लिए, क्योंकि गैस के लिए भी एक फॉर्मूला आने वाला है ऐसा ही। ठीक है, तो दिस इज फॉर सॉलिड्स दिया रहेगा या लिक्विड्स दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें जनरली हम मासेस में यूज़ करते हैं। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको लिख लो प्लीज़। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज heat gained or lost is defined as heat gained or lost per unit mass per unit change in temperature,
ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर सॉलिड्स। तो ये बात हम समझ गए। अब अगर गैसेस के लिए ये फॉर्मूला डिज़ाइन करना है, और गैसेस यहाँ पर हम पर यूनिट मास ना डिफाइन करके पर यूनिट मोल्स डिफाइन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड दैट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू से डिनोट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या है, ये है हीट गिवन या रिलीज बाय द सब्सटेंस पर यूनिट मोल्स पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट होगी, बताओ देख के, जूल पर मोल पर यूनिट केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। तो मतलब देखो कि जैसे एक एग्जांपल कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी का मास है 5 ग्राम लेट से, और उसको हमने हीट सप्लाई की 20 जूल्स, और शुरुआत में इसका टेम्परेचर जो था वो ठंडा, मतलब कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था। तो क्लियर सी बात है 20 जूल सप्लाई की तो 25 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो कैसे निकालें, मतलब क्या करें उसके लिए, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने लिखा है वो यहाँ यूज़ होगा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो उसको कितनी हीट सप्लाई की हमने, उसको 20 हीट सप्लाई की, 20 जूल। ठीक है, एम कितना है इसका 5 ग्राम, तो 5/1000 लिख देंगे, मतलब जिस भी सबको जो भी करेंगे ऐसा यूनिट में कर देंगे। स्पेसिफिक हीट भी दी रहेगी, उसकी वैल्यू मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, और डेल्टा टी निकल के आ जाएगा। दिस कैन बी फाइंड आउट। तो डेल्टा टी निकल के आ गया, लेट से मान लो 2 डिग्री आ गया, जस्ट फॉर सेक। कैलकुलेट करके तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझ में आ रहा है, सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है। दो चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जिसमें 3 हमें पता रहेंगी, चौथी निकालनी है। तो समझ में आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई सब्सटेंस जल्दी हीट छोड़ देते हैं, कुछ देर में छोड़ते हैं, मतलब तो उसको डिफाइन करने के लिए ये वाली क्वांटिटी हमें चाहिए रहती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट रिलीज या लॉस जितनी भी आई है गई है पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली म्यू इज व्हाट, म्यू इज हीट गिवन और लॉस्ट पर यूनिट मोल्स पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। दोनों सेम जैसे दिखने वाले फॉर्मूले हैं, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि पर यूनिट मास हम जनरली सॉलिड्स के लिए यूज़ करते हैं और पर मोल्स इसके लिए यूज़ करते हैं। तो गैस का कोई क्वेश्चन आएगा, गैसेस को हीट अप कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी रहेगी। जहाँ पे सॉलिड से डील कर रहे होंगे वहाँ पे सॉलिड से या लिक्विड से, वहाँ पे ये दिया रहेगा। ठीक है,
एक और इसके मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, बस एक थॉट। कि मान लो एक जगह 40 डिग्री टेम्परेचर पे पानी है और एक जगह 60 डिग्री टेम्परेचर पे पानी है। इसका मास 5 किलो है और इसका 2 किलो है। दोनों को मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर 40 से कम तो होगा नहीं, है ना, 60 से ज़्यादा भी नहीं होगा, बट कुछ उसके बीच में होगा, 40 से 60 के बीच में। तो 40 से 60 का अगर एग्जैक्ट पॉइंट देखा जाए बीच का तो वो 50 डिग्री होता है। तो तुम्हें ये बताना है कि 50 डिग्री के कम होगा या 50 डिग्री से ज़्यादा होगा। 50 डिग्री से कम होगा या 50 डिग्री से ज़्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है ये। अगर एग्जैक्टली बराबर होता तो फिर एग्जैक्ट 50 होता। इसको इस तरीके से समझ सकते हो मैथमेटिकली कि इसका वेटेड एवरेज ज़्यादा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे 20 सब्जेक्ट्स हैं तो 15 में तुम्हारे मार्क्स आए 70% और बचे हुए 5 में तुम्हारे मार्क्स आए 80%। तो ज़्यादा वेटेड इसका काउंट होगा। ऐसे करेंगे ना, 15 इंटू 70 प्लस 5 इंटू 80 अपॉन ये 5 प्लस ये दोनों 15 प्लस 5, ऐसे परसेंटेज निकालेंगे। तो अब इसका अमाउंट ज़्यादा है इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा डोमिनेटिंग वो रहेगा सेल्सियस में टेम्परेचर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि क्या टेम्परेचर होगा? एग्जैक्ट जब मिला दिया इनको तो टेम्परेचर क्या होगा। तो अब अपन समझते हैं, ये अपने सिलेबस में है कि अभी तक तो कॉमन सेंस था, अब अपन को एग्जैक्टली टी कैलकुलेट करना है कि टेम्परेचर क्या होगा। तो देखो हम उसको फिजिकली सोचें कि ये टेम्परेचर लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है ये वाला सब्सटेंस, और ये वाला सब्सटेंस है तो दोनों सेम ही सब्सटेंस, बट ये वाला कंटेनर टेम्परेचर लूज़ कर रहा है। तो मतलब हीट फ्लो हो रही है, और हीट फ्लो कब तक होगी? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो लेट से इसने हीट लूज़ करी डेल्टा क्यू, तो वही हीट इसके अंदर चली जाएगी। सेम अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय दिस सब्सटेंस इज डेल्टा क्यू। तो हम एक बार डेल्टा क्यू इसके नज़रिए से लिखते हैं, एक बार डेल्टा क्यू इसके नज़रिए से लिखते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। मतलब इसको ऐसे कहा जाए कि दिस इज कंटेनर 1 एंड दिस इज कंटेनर 2, तो हीट गेन्ड बाय कंटेनर 1 इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट बाय कंटेनर 2। ठीक है, दूसरे कंटेनर में इतनी हीट लॉस करी। तो अब पहले उसके नज़रिए से लिखते हैं, इसके नज़रिए से। तो कैसे लिखें? लेट्स से फाइनली टेम्परेचर हो गया है T। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा इसके और इसके बीच में? मतलब क्या बोला जा रहा है, टू नॉट इसके पहले कि फाइनली क्या हो गया, दोनों मिल गए तो वजन कितना हो गया दोनों का? 7 किलो, और टेम्परेचर हो गया T। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T माइनस 40। तो हीट गेंड को अपन पॉजिटिव लिख रहे हैं, लॉस को अपन नेगेटिव लिखेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T माइनस 40, ये हो गया डेल्टा T। फॉर्मूला क्या है डेल्टा क्यू का? M एस डेल्टा T। M कितना था उसका? ये हमने बस डेल्टा T लिखा है अभी। M है उसका 5, तो 5 एस डेल्टा T इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, लॉस मतलब नेगेटिव। अब यहाँ पे फिर वही लिखना है, M कितना है दूसरे वाले का? 2, S इज S डेल्टा T। अब डेल्टा T कैसे लिखें यार? T माइनस 60 माइनस T। अगर हम ये माइनस नहीं लगाते तो फिर लिख देते, लॉस के लिए माइनस लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों ही सेम है। तो दिस इज T माइनस 60। तो दोनों ही मटेरियल सेम है तो हटाओ, ये कट गया
और यहाँ से 5t माइनस 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 200 इक्वल्स टू माइनस 2t प्लस 120। ये हो गया हमारे पास 70 इक्वल्स टू 320। टेम्परेचर आ गया 320/7, इतने डिग्री सेल्सियस। खोल लो कॉपी खोल लो। तो एक स्टोरी समझते हैं। मान लो हमारे पास आइस है, दिस इज आइस, एंड लेट्स से इट इज एट -5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अगर इसको हीट सप्लाई, ये एक्सपेरिमेंटल है ना, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है ये। तो इसको हीट सप्लाई की हमने, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हमारा एब्सोल्युटली प्योर वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो -5 से थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, -4 होगा, -3 होगा, -1.999, 1.00। तो एग्जैक्टली 0 के जब इसका टेम्परेचर 0.0001 होगा तब ये किस स्टेट में होगा, तब ये आइस रहेगा। एग्जैक्टली 0 पे भी आइस रहेगा, सॉलिड ही रहेगा, फिर पिघलना शुरू होगा। तो जब ये पिघलेगा तब 0 डिग्री पे ये वाटर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही? बोले 0 डिग्री पे आइस भी होता है, वाटर भी होती है। एग्जैक्टली 0 डिग्री पे क्या होता है, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा उधर देखो, थोड़ा इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड लिमिट देखो उसकी टेम्परेचर की, तो सॉलिड होता है वो। थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया टेम्परेचर तो लिक्विड होता है। लेकिन एग्जैक्टली 0 पे क्या होता है, तो एग्जैक्टली 0 पे आइस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम पानी लेके गए और तुमने फ्रिज का टेम्परेचर 0 सेट किया, एग्जैक्टली 0, और तुमने रख दिया वहाँ पे पानी। तो पानी धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, वो 0 पे पहुँचेगा तो बर्फ़ नहीं बनेगा, पानी ही रहेगा। ठीक है। अब दूसरा केस इमेजिन करो कि तुम बर्फ़ लेके गए और उसी 0 डिग्री वाले फ्रीज़र में रख दिया, तो बर्फ़ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा 0 पे पहुंच के, अब 0 है एम्बिएंट टेम्परेचर, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, तो पानी नहीं होगा, बर्फ़ ही रहेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से इसको हीट करते रह रहे हैं -5 से और लेके जा रहे हैं यहाँ तक, तो ये पहले अपना स्टेट चेंज करेगा, फिर टेम्परेचर राइज होगा। तो क्लियरली यहाँ से यहाँ तक तो हीट देनी पड़ेगी हमें से, जो स्पेसिफिक हीट कहलाती है, और वो स्पेसिफिक हीट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके टेम्परेचर चेंज में। ये बात समझ में आ रही है? ये स्पेसिफिक हीट, ये हम हीट दे रहे हैं इसको,
तो इसकी हीट इसके स्टेट के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, -5 से थोड़ा ज़्यादा कर दे रही है। लेकिन इस पॉइंट पे से इस पॉइंट तक देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी तो 0 है, लेकिन तब भी हीट सप्लाई हो रही है क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट समझ में आया? लेटेंट इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है हिडन। हिडन हीट। हिडन हीट क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज में यूटिलाइज नहीं हो रही वो हीट, टेम्परेचर चेंज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो दिस इज फंडा ऑफ लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट मतलब जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तब भी हम हीट दिए जा रहे हैं उसको, तो वो टेम्परेचर में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगर तुमसे कहा जाए कि लो ये फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, तो कहाँ लगाओ? यहाँ से यहाँ तक लगाओ। इसको हीट दी कुछ डेल्टा क्यू है ना, स्टेट चेंज करने के लिए, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने। तो ये वाली चीज़ की वैल्यू है 0, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी, सब 0 आ रहा है यहाँ पे। मतलब डेल्टा टी 0 है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो कुछ भी हो ये डेल्टा क्यू 0 निकल के आएगा। बट दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि स्टेट को चेंज करने में कुछ तो हीट लग रही है। तो बोले ये फंडा यहाँ फेल हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फंडा फेल हो गया जब स्टेट चेंज हो रहा है। उसके लिए एक दूसरा फंडा लगाना पड़ गया, उसको क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट। तो ये फंडा फेल हो गया, ये फंडा लगाना पड़ रहा है। तो लेटेंट हीट को डिफाइन करने के लिए हमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये लेटर एल से डिफाइन होती है, हाँ, लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नथिंग बट हीट सप्लाइड पर यूनिट मास, and this formula is valid only when state changes. जब स्टेट चेंज होता है, स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, कुछ भी, या उधर लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड। तो जब भी स्टेट चेंज होता है लेटेंट हीट लग जाती है। तो अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि और हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यहाँ तक हीट सप्लाई करके वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गए। अब और हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा? बिना कोई टेंशन के 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर रहेगा। अब और हीट सप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन गया, है ना। सिमिलर लॉजिक। तो यहाँ पे भी लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हीट सप्लाई हुई है दैट इज़ हिडन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। उसके बाद फिर और अगर और हीट सप्लाई की तो और टेम्परेचर स्टीम का बढ़ता जाएगा। उसके बाद तो फिर कोई लिमिट नहीं है, इसको और कोई स्टेट तो चेंज होना नहीं है। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट कब आता है पिक्चर में? जब स्टेट चेंज हो रहा। एंड दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ। अब ये यहाँ पे देखो, आइस से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और यहाँ पर वाटर से स्टीम बन रहा है, लिक्विड से गैस। तो दोनों ही जगह अलग अलग प्रोसेस हो रही हैं, मतलब स्टेट अलग अलग आ रही है फाइनल। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमने इसको दिया, मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, कुछ अलग हो सकती है वो। लेटेंट हीट ऑफ
सॉलिडिफिकेशन अलग हो सकती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग हो सकती है। ये बात समझ में आ रही? जैसे एक डेटा मुझे याद आया अभी कि 80 कैलोरी लगता है 1 ग्राम ऑफ वाटर को आइस से वाटर बनाने के लिए, वहीं 1 ग्राम ऑफ वाटर को स्टीम बनाने के लिए 540 कैलोरी लगता है। तो ना लेटेंट हीट ऑफ वो वाला स्टेट चेंज अलग है, लेटेंट हीट ऑफ ये वाला स्टेट चेंज अलग है, तो हमें अलग अलग नाम से याद रखना पड़ेगा इसे। तो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, है ना, यहाँ पे ही लिख लो, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन एंड दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और भी विभिन्न नामों से इनको जाना जा सकता है। तो कौन कौन से नामों से जाना जा सकता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेलिगेशन, रिगेलेशन या फ्रीजिंग। यहाँ पे वेपराइजेशन, बॉइलिंग, तो ये प्रोसेस समझने के बाद हमारा काम है इससे रिलेटेड इस प्रोसेस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ग्राफ में हम डिटरमाइन करना चाहते हैं इस पूरी प्रोसेस को, हीट वर्सेस टेम्परेचर। तो डेल्टा Q इज द हीट सप्लाई एंड टेम्परेचर T इज द टेम्परेचर, है ना। तो ये हमारी एक्सिस बन गई। क्या करना चाहते हैं हमने जो हमारा शुरुआत में मटेरियल लिया था -5 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट सप्लाई करना शुरू किया था, तो फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, न जाने क्या क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रहा था, वो उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जब टेम्परेचर -5 है तो -5, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एक बार मैं वो चेक कर लूँ, 1 मिनट, इसको अपोजिट एक्सिस पे प्लॉट करो। टेम्परेचर चेंज हम इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हीट सप्लाइड इस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो ग्राफ वो टेढ़ा दिखेगा। किताब में जो उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो टेम्परेचर -5 है तो माइनस प्लॉट कर लो शुरुआत में, जैसे यहाँ पे कहीं पे 100 तक जाना है हमें ना, तो -10 -5 यहाँ पर है, तो 100 ही मान लो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। -5 पर हमने हीट सप्लाई करना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो ये बढ़ गया, कहाँ तक बढ़ा? 0 तक। उसके बाद हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए नहीं बढ़ा, लेकिन हीट तो गई है, तो हीट तो बढ़ी बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। उसके बाद फिर टेम्परेचर फिर बढ़ा, जब हमने हीट सप्लाई की तो ऐसे बढ़ गया, कहाँ तक बढ़ा? 100 तक। और 100 पे फिर स्टेट चेंज हुआ, तो हीट सप्लाई तो हुई बट टेम्परेचर नहीं बढ़ा, और फिर उसके बाद और बढ़ा फिर। तो ये जो रीजन है ये वाला जहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ लेटेंट हीट वाला रीजन। अगर तुमसे कहा जाए कि ये वाली हीट की वैल्यू बताओ, सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू बताओ, तो दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाते हैं, जैसे कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन बॉल्स, तो ये उनका क्या होना है? तो उनके लिए अपन एक नया नाम दे देते हैं, मतलब उनके लिए अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो पहुँचे जो भी उनका मेल्टिंग, जरूरी नहीं 0 हो उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका कुछ भी हो सकता है, 25 कुछ हो सकता है, तो उनका डायरेक्ट अब वो जो हीट मिली उन्हें स्टेट चेंज की, वो डायरेक्ट गैस पे पहुंच गए। जैसे यहाँ पे तो 2 सीढ़ियाँ हैं, वहाँ एक ही सीढ़ी रहेगी, तो वैसी सिचुएशन में क्या बोलते थे अपन उसको? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब आते हैं अपन हीट ट्रांसफ़र पे, हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो उससे रिलेटेड अब हमें मैथमेटिकल वो देखना है कि कैसे हम समझेंगे। तो सबसे पहला कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन को पढ़ने से पहले अपन एक टाइप का कंडक्शन पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो उसको ज़रा सा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फॉलोज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फॉलो होता है इसमें। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर है और वो पोटेंशियल डिफरेंस V के क्रॉस कनेक्टेड है, तो उसमें बहने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा? V/R, अगर R इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम उसी के एनालॉजसली यहाँ पे हीट कंडक्शन डिफाइन करेंगे। वहाँ पे किस वजह से करंट बह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो करंट नहीं बहता। ठीक है, यहाँ पे भी अपन सिमिलर सिचुएशन बनाते हैं कि दिस इज़ आवर कंडक्टर, हीट कंडक्टर। इसमें हीट फ्लो होनी है। हीट फ्लो तब होगी जब इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं तो हीट फ्लो नहीं होगी। तो लेट्स से दैट हीट करंट इज Q, इसको T1 बोल देते हैं फिलहाल के लिए, इसको T2 बोल देते हैं। हीट करंट, दिस इज व्हाट? दिस इज हीट करंट। जो वो I है ना, वो I वो यहाँ पे Q है, हीट करंट। तो वहाँ पर क्यों करंट फ्लो हो रहा था? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था। यहाँ पे हीट क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम उसी फॉर्मेट में इक्वेशन जमाते हैं कि हीट करंट Q इज इक्वल्स टू यहाँ पर डेल्टा V, तो डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा T, हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस, और डिवाइडेड बाय R। तो वो वहाँ पे R क्या था? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस है, ये R इज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इतना याद रखो अभी। अच्छा, ये Q से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि Q से हम हीट को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो Q मत लिखो इसको हीट करंट लिख लो, I हीट है ना, हीट करंट। दरअसल
करंट क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हीट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो इट इज dQ/dt। तो इसको अभी आई हीट लिखो, दिस इज हीट करंट। तो रजिस्टर पे ज़रा वापस आ जाते हैं। एक रजिस्टर जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है और रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं अपन, रो L/A, है ना, ये याद है, रो L/A। तो अब इसी से मिलता जुलता तो नहीं बट थोड़ा सा एग्जैक्टली एनालॉगस। ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है और एक कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी का, दैट इज K। इसको बोल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो हीट रेजिस्टेंस इज L/KA, लेंथ के प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर रेजिस्टिविटी थी, ये यहाँ पे कंडक्टिविटी है, ये तो कंडक्टिविटी इज़ 1/K। ये ऐसा कुछ तुमने पढ़ा हो तो, अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है। कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, इनफैक्ट इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा उतना कम फ्लो। तो यहाँ पर तो रेजिस्टिविटी थी, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी है ना, दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि फाइनली अगर हमको इस फॉर्म में याद रखना है, R इज इक्वल्स टू रो L/A, तो यहाँ पे ये रो जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट L/A तो दिख रहा है, और क्योंकि कंडक्टिविटी है इसलिए 1/K, है ना। तो इसको हम अगर लिखना चाहें, हीट करंट चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे वो थर्मल रेजिस्टेंस, सो दैट इज L/KA। ये हमें अल्टीमेटली याद रखना है। एंड व्हाट इज दिस, आई हीट इज हीट करंट। दैट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dQ/dt। सो ये हीट करंट इज नथिंग बट dQ/dt। तो कंडक्टिविटी में हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, जो है ये dQ/dt इज इक्वल, सबसे पहले तो ऐसे दिमाग में याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R, तो डेल्टा T अपॉन L/K। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L। सो दिस इज हीट करंट, this is temperature difference, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना वो लंबा कंडक्टर है,
अगर ये कंडक्टर है तो दिस इज एल, और ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी जिस मटेरियल की, उसमें ज़्यादा जल्दी से हीट बहेगी, जल्दी से वो गर्म होगा, है ना। तो नॉर्मली ऐसे ही बताओ अपने कॉमन सेंस से कि मेटल्स की ज़्यादा होगी या नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी? मेटल्स की ज़्यादा होगी, है ना। जैसे ये इसमें जल्दी जल्दी करंट हीट बहेगी, यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया लाइटर तो जल्दी ही गर्म हो जाएगा ये। बट अगर लकड़ी का होता है ये सपोज़, तो फिर धीरे होता। मतलब जैसे अब उनको बहुत बड़ा खीर बना रहे हैं बहुत बड़े उसमें कढ़ाई में, तो इसको डाल के रख गए तो ये गर्म हो जाएगा इस तरफ दूसरी तरफ। बट लकड़ी का डला रहा तो उतना गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कम है। और मेटल्स में भी डिफरेंट होता है, जैसे सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉपर। तो अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास दो मेटालिक रॉड है, वो कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, उनमें दोनों को सीरीज में जोड़ दिया और उनमें करंट बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ये 20 डिग्री सेल्सियस है। इसकी लेंथ है मान लो सपोज 3 मीटर, इसकी लेंथ है 2 मीटर ना, वो 2 जैसी दिखने रही मान लो। क्रॉस सेक्शन एरिया भी अलग अलग है कि इसका है 2A और इसका है A। तो अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो हम अपना इसको डिकोड करेंगे कि अगर रजिस्टर की सर्किट होती तो क्या करते हैं हम। तो इट इज़ लाइक व्हाट, इट इज़ अ सीरीज सर्किट जिसमें 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 80 वोल्ट का। दोनों प्लस हो जाती है। तो ये R1 है, ये R2 है। तो मतलब कि अगर करंट निकालना है कैसे निकालेंगे, V/R1 + R2, दोनों सीरीज़ में है इस वजह से। अगर इस तरीके से हो जाता, पैरेलल कनेक्शन हो जाता, कुछ है मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 80 डिग्री सेल्सियस, ये अलग अलग मटेरियल है। इसकी थर्मल रेजिस्टिविटी R1 है, इसकी R2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पैरेलल में होते, जो कहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस 80 के अक्रॉस। ज़रूरी नहीं हर बार 80, जैसे इसमें 20 है, 20 के अक्रॉस। तो यहाँ पे थर्मल करंट कैसे लिख देते हैं, I = V/R इक्वलेंट। R इक्वलेंट कितना होता है इनका, 2 का 1/, तो 2 को करेंगे तो R1 R1 + R2। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन हमें एक्चुअली रेजिस्टिविटी से ही डील करने हैं। तो जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो तुम इस तरीके से ही सॉल्व करना। तो क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में हमने? हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कोई भी अमाउंट कोई भी सब्सटेंस जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या गेन कर लेता है, ये उसके कोई
स्पेसिफिक इंटरनल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, तो और सबकी अलग अलग होती है ये। सो दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की। और उससे रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अगर सॉलिड लिक्विड नहीं गैस है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन और यहाँ पे कैपिटल सी डेल्टा टी। उसके बाद ये देखा हमने कि चेंज ऑफ स्टेट में भी दिक्कत हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता बट भी हीट सप्लाई होती है, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। तो लेटेंट हीट के लिए एक और फार्मूला कि अगर लेटेंट हीट से रिलेटेड हमें हीट निकालनी है तो दैट इज़ m इंटू एल, क्योंकि एल से रखा था ना डेल्टा क्यू बाय एम, तो उसका यही मतलब है। उसका ग्राफ देख लिया था। उसके बाद कंडक्शन में एक फॉर्मूला याद रखना है, बस यही अभी जो हमने पढ़ा। थर्मल करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, सो दैट इज L बाई के। के क्या है यहाँ पर, के कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। उसकी यूनिट कोई पूछे तो कैसे निकालेंगे के की यूनिट, कंडक्टिविटी की यूनिट यहाँ पर जूल पर यूनिट टाइम, लेंथ इधर आके मल्टीप्लाई होगी, इधर तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर है, तो मीटर बचेगा, यहाँ मीटर आ जाएगा, तो इट इज़ जूल पर सेकेंड पर केल्विन और यहाँ पे मीटर। तो यूनिट इस फॉर्म में दी रहेगी वो कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज 14 जूल पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर। तो यूनिट देख के डरना नहीं है, वो के ही है बस।